पहला ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जो सरकार के खिलाफ नहीं, ये राहुल में विश्वास जताओ प्रस्ताव है। अरे भाई तुम सिर्फ लूटने के लिए हो, सांप्रदायिकता के लिए सत्ता में बैठे हो। मणिपुर कांग्रेस की साजिश कांग्रेस की आज से नहीं 1949 से है। अरे संख्या बल आपके पास, आप घमंड में अहंकार में इतने चूर हो गए। पहले इनको बताइए ये प्रवक्ता है भी क्या बीएसपी में नहीं है? अरे जाओ अपने चाचा से जाकर के सवाल पूछो। देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते। जो इंडिया बना है वो कंफ्यूज है, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ। ये दलित मूवमेंट है। सत्ता के बाजार में लालच के घुंघरू बांध करके हम डांस नहीं करते। जी हाँ, विश्वास वर्सेस अविश्वास TV9 भारतवर्ष के ग्रैंड शो की हम करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और ये बड़ी टक्कर एनडीए और इंडिया के बीच नजर आ रही है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और सदन में दोनों तरफ से दमखम दिखाने की पूरी तैयारी है। लेकिन TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज बनने जा रहा है इतिहास। टीवी जगत के इतिहास में पहली बार हमारे साथ 2024 के इस फ्लोर टेस्ट को लेकर 24 पार्टियों के प्रवक्ता और नेता इस वक्त एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ एनडीए का धड़ा, दूसरी तरफ इंडिया का धड़ा और तीसरी तरफ उन पार्टियों के प्रवक्ता भी जिन्होंने अपना रुख अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बनने जा रहा है इतिहास। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी मौजूद हैं। बिल्कुल समीर, नमस्कार आप सभी को। देखिए 24 पार्टियों के प्रवक्ता, अभी इससे पहले किसी भी चैनल पर कहीं भी आपने इतनी बड़ी और ग्रैंड बहस नहीं देखी होगी। तो अखिलेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे बहस की। ये बताइए, आपके नेता भी कह रहे हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए नहीं लाए हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत पड़ी क्यों? विपक्ष की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। सत्तारूढ़ दल निरंकुश हो चुका है, न इस देश के बारे में सोचता है, न इस देश के लोगों के बारे में सोचता है। संसद के अंदर आदरणीय नेता सदन को हमेशा उपस्थित रहना चाहिए, अधिकतम उपस्थित रहना चाहिए और लोगों को देश की भावनाओं के अनुरूप उन्हें अपने वक्तव्य देते रहने चाहिए। पूरा देश जल रहा है लेकिन वो उस पर बात नहीं करेंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो ये भी पता है हम लोगों को, विपक्ष को, कि बहुमत है उनके पास, लेकिन सिर्फ बहुमत से सरकार तो चल सकती है, सदन या देश नहीं चल सकता। सदन और देश पक्ष विपक्ष दोनों से मिलके बनता है और विपक्ष की यही जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, देश हित के मुद्दे हैं, जो भारत की आवाज है, उसे उठाई जाए और इसलिए हम उठा रहे हैं। विपक्ष तो देश की आवाज उठाएगा। सदन के अंदर जो बहुमत है वो भी तो कहीं ना कहीं देश के लोगों का ही भरोसा सरकार के प्रति जता रहा है। शहजाद, ये बताइए कि देखिए ऑपोजिशन तो ये कह ही रहा है कि नंबर गेम में आप लोग बहुत आगे हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है, फिर भी ये नौबत ही इसलिए आई क्योंकि सदन के अंदर मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब लेना चाहता था विपक्ष और वो नहीं मिल रहा था। वो तो ये मान रहे हैं कि हाँ इसीलिए हम लेकर आए। देखिए, ना इनके पास नंबर है, ना नीयत है, ना नीति है, ना नेता है। अब ये कल तक बोल रहे थे कि ओपनिंग बैट्समैन राहुल गांधी बनेंगे। अब देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, राहुल गांधी चर्चा से भाग गए पहले ही ओवर में। किस प्रकार से वो ओपनिंग नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पहला ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जो सरकार के खिलाफ नहीं, अपने अविश्वास को छिपाने के लिए कैसे अपने लोगों के बीच में विश्वास को जताया जाए, इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये राहुल में विश्वास जताओ प्रस्ताव है। और 10 सेकंड और ले लूंगा केवल। देखिए ना, कल आम आदमी पार्टी के दिल्ली सर्विसेज बिल को सेमीफाइनल बता रहे थे। अब सेमीफाइनल बताने वाले लोग बताइए कि कल क्या हुआ सेमीफाइनल। ठीक है राजकुमार, एक सेकंड, 10 सेकंड और। इस साइड पर आरएलडी बैठी है, जयंत चौधरी जी। बिल्कुल, जयंत चौधरी जी की पार्टी ने कल इनके सो कॉल्ड इंडिया में वोट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि अविश्वास आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस का है, अविश्वास तृणमूल कांग्रेस बनाम कांग्रेस का है, लेफ्ट बनाम तृणमूल कांग्रेस का है, कांग्रेस बनाम लेफ्ट का केरल में है। अपने अपने अविश्वास को छिपाने के लिए ये तथाकथित ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। शहजाद, बहुत सारे प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, इंडिया का पार्ट भी है। अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ी? राजकुमार भाटी जी, ये सवाल तो हो गया, लेकिन इससे होगा क्या, अब ये सवाल है। देखिए, एक तो संख्या की जो आपने बात की, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि संख्या दुर्योधन के पास भी ज़्यादा थी, संख्या रावण के पास भी ज़्यादा थी। राम अकेले थे, उनके पास आदिवासी, वनवासी, कोल, भील, किन्नर, वानर थे, फिर भी रावण को हारना पड़ा, फिर भी दुर्योधन को हारना पड़ा। तो आप एनडीए को रावण और कौरव बता रहे हैं? आप एनडीए को रावण और कौरव बता रहे हैं? अर्थ निकालते रहे। मैं पूछ रहा हूं, बहुत स्पष्टता में ऐसा मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। दूसरे, अगर संख्या का भी महत्व मान लें
तो जो एनडीए में दल शामिल हैं उन्हें 2019 के चुनाव में 22 करोड़ वोट मिला था, और जो इंडिया में दल हैं उनको 25 करोड़ वोट मिला था। देश पे अगर पूरे पे नज़र दौड़ाएं, जहाँ जहाँ एनडीए की सरकारें हैं उन प्रदेशों में 60 करोड़ लोग निवास करते हैं, और जहाँ बाकी दलों की सरकारें हैं उनमें 80 करोड़ लोग निवास करते हैं। तो ये अगर अब रही बात विश्वास और अविश्वास की, जी सवाल आंकड़े का नहीं है, सवाल ये है कि जनता की अपेक्षाओं पे सरकार खरी नहीं उतरी है। देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते। टीवी 9 भारतवर्ष पर आज इंडिया की भी आवाज सुनने को मिलेगी, एनडीए की भी आवाज सुनने की मिलेगी, और उन दलों की आवाज भी सुनने को मिलेगी जिन्होंने अपना रुख अभी अविश्वास प्रस्ताव पर क्लियर नहीं किया है। लेकिन एक और मेहमान डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय, कुल मिलाकर ऑपोजिशन ये बताने की कोशिश कर रहा है देश को कि देखिए हमने ये स्थिति ला दी कि अब मणिपुर पर पीएम को बोलना पड़ेगा। क्या हुआ, 3 महीने तक हिंसा कैसे हुई, इस पर जवाब देना पड़ेगा। ये उनकी जीत नहीं है क्या? आपके सवाल पर मुझे मुस्कुराहट आ रही है और कुछ याद आ रहा है। मणिपुर मुद्दे में मुस्कुराने जैसा क्या है? जी, मैं मणिपुर पे नहीं, विपक्ष की हरकत पे मुस्कुराहट आ रही है। 2018 में भी विपक्ष ने ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव माननीय मोदी जी के खिलाफ लाया था। परिणाम क्या हुआ? हम 300 के पार, तो इस बार इस अविश्वास प्रस्ताव में हम 400 के पार जाएंगे, यह हमारा जवाब है। और इनको याद दिला दूं, कांग्रेस जो उसका नेतृत्व कर रहा है, लेट मी कोट, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी ऐसा ही एक अविश्वास प्रस्ताव आया था। उस पर भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि नंबर तो नहीं है विपक्ष के पास, शायद अपनी ईर्ष्या, देश और भड़ास निकालने के लिए जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ या अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। तो हमारे कांग्रेस के साथी अपने नेता को इंडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये बहुत गंभीर और बहुत इमोशनल मुद्दा है, लेकिन आपकी तरफ से गिनाए जा रहे हैं नंबर। इनकी तरफ से नंबर है, बात घूम फिरा के नंबर पर आ रही है, और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में नंबर मैटर करता है। आपको सरकार नहीं गिनानी, आप भी कह रहे हैं आपके पास नंबर नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए क्या विपक्ष प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर करना चाहता है? ये भी एक इसका ध्येय है। देखिए, ये मात्र मजबूरी की बात नहीं है, ये जरूरी है। जब देश में 2 ऐसे राज्य, मणिपुर से शुरुआत करते हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार है, और बार बार भाजपा ये पूरे देश में बोलती है कि जहां डबल इंजन की सरकार है, अमित शाह जी बोले थे वहां पर जाकर कि हमें तुम चुनो, हम 25 साल तक शांति देंगे। ये कैसा संदेश था कि उस सरकार के तंत्र में ही पूरा मणिपुर जल रहा है और यहाँ सरकार और प्रधानमंत्री चल रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक सच है। और सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन उनका एक तर्क ये है ना नवल किशोर जी, आप आरजेडी से हैं, उनका एक तर्क ये भी तो है, हम चर्चा करने को तैयार हैं, गृह मंत्री चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन आप चर्चा से भाग रहे हैं। नहीं, चर्चा से सरकार भाग रही है। चर्चा कैसे हो बहस में, वो भी सरकार ही तय करेगी। इसका सरकार तय करेगी कि चर्चा कैसे हो। और यह सिर्फ जो बात वो कह रहे हैं, बहुसंख्यकवाद भारत में नहीं है, बहुलवाद है। संसदीय प्रणाली में पक्ष और विपक्ष से चलता है। जिम्मेदारी तय करना संसद का अधिकार है, ये लेजिस्लेटिव राइट है, और उसी राइट के तहत विपक्ष कम संख्या होते हुए भी पूरे देश को इस चर्चा के माध्यम से बताएगा। लेकिन देखिए, बहुत अहम बातें हो रही हैं। गौरव गोगोई ने कहा है कि मणिपुर अगर विभाजित हुआ तो देश विभाजित होगा। शहजाद, मुझे लगता है इस पर आपको जवाब देना चाहिए। घिरती नजर आ रही है सरकार। विभाजनकारी इनकी सरकार ही है, विभाजनकारी नीति ही है इनकी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 10 दिन में दिल्ली सर्विसेज बिल की चर्चा तो हुई, उससे पहले इनका स्टैंड था मणिपुर पर पीएम बोले, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं। दिल्ली सर्विसेज बिल पर क्यों चेंज किया स्टैंड? मणिपुर या किसने स्टैंड चेंज किया? इन्होंने मणिपुर के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था कि पीएम जब तक नहीं बोलेंगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये स्टैंड था उनका। फिर दिल्ली सर्विसेज बिल ज्यादा जरूरी हो गया, तो इसीलिए ना इनके मन में मणिपुर की चिंता थी, ना कोई मुद्दों को लेकर चिंता थी। 2018 से जैसे बता रहे थे, हर समय पर एक मुद्दे को ले आते हैं और फिर उस मुद्दे से चर्चा से भागते हैं। अगर मुद्दा था जरूरी तो मणिपुर की चर्चा से पहले दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा क्यों होने दी? इनका तो स्टैंड था ना कि पीएम पहले बोलेंगे उसके बाद कार्रवाई होगी, क्यों स्टैंड चेंज किया? ठीक है। लेकिन अरविंद भारद्वाज यहां पर हमारे साथ मौजूद है जेजेपी से। गौरव, क्या आप लोगों के सामने यह संकट नहीं आएगा कि इस तरह का इमोशनल गंभीर मुद्दा मणिपुर को लेकर उठा रहा है ऑपोजिशन, आप लोग उसके साथ नहीं है, आप लोग क्या जवाब देंगे जनता को?
नहीं, देखिए अभी भाटी साहब भी जो सपा से हैं वो उदाहरण दे रहे थे रामायण महाभारत का। सच्चाई ये है कि जीत तो सच्चाई की होनी है, बात संख्या बल की नहीं है। और सच्चाई यही है कि इस देश की जनता, प्रदेश की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चले। और जो मणिपुर पे बार बार बात ये कर रहे हैं विपक्ष के लोग, मणिपुर कोई आज की समस्या नहीं है, ये बहुत लंबे समय की समस्या है और इसका स्थायी समाधान होने जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। यही सरकार जो एनडीए की सरकार है, ये एक स्थायी समाधान इस समस्या का देगी। इन्होंने तो कश्मीर को भी उलझा के रखा था। यहां तो बड़ी बात हो रही है एनडीए के खेमे से। गौरव, सवाल ये उठ रहा है, कहा यह जा रहा है कि स्थायी समाधान की ओर मणिपुर आगे बढ़ रहा है। स्थायी समाधान। और इसी बीच अभी दिल्ली सेवा बिल का जिक्र हुआ, यहां पर शहजाद ने किया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भी हैं। सीमा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। घनेंद्र भारद्वाज, ये एक नैरेटिव क्या बिल्ड किया जा रहा है उधर से, वो ये कि जो इंडिया की पहली परीक्षा थी उसमें इंडिया हार गया दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में। क्या कहेंगे आप? सेमीफाइनल केजरीवाल ने बोला था, सेमीफाइनल केजरीवाल जी ने बोला था, हमने नहीं बोला था। देखिए, जो दिल्ली सर्विस बिल कल जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पास करा है, ये दिल्ली के 3 करोड़ लोगों का अपमान है। दिल्ली के लोगों ने किसी चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं करा था, दिल्ली के लोगों ने किसी होम सेक्रेटरी को वोट नहीं करा था, दिल्ली के लोगों ने किसी एलजी को वोट नहीं करा था, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को शासन के लिए चुना था, आम आदमी पार्टी को शासन के लिए चुना था। ये लोग कौन होते हैं? अरे संख्या बल आपके पास, आप घमंड में, अहंकार में इतने चूर हो गए कि आप पिछले 9 साल से सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मारने में लगे हो, रोज संविधान की हत्या करो। कल डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है और जिस तरीके से दिल्ली कैसे मर्डर हुआ? राज्यसभा में नियम के तहत बिल पास हुआ, इसमें डेमोक्रेसी का मर्डर कैसे हुआ? देखिए, वही अमित शाह कह रहे थे, संख्या। अरे लोगों ने आपको संख्या बल इसलिए दिया था कि जाओगे महंगाई कम करोगे, आओगे। डेमोक्रेसी का मर्डर कैसे हुआ? डेमोक्रेसी का मर्डर कैसे हुआ? दिल्ली की चुनी सरकार को संविधान ने शक्ति दी है। 239AA ये कहता है कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास सारे अधिकार और शक्ति हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और अमित शाह क्या कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी चलाएंगे, होम सेक्रेटरी। इधर से एक जवाब आ रहा है, इधर से घनेंद्र जी आप जो कह रहे हैं उसका जवाब आ रहा है। बृजमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीपी के लीडर हैं। एनसीपी पहले ऑपोजिशन की एक मजबूत आवाज मानी जाती थी, लेकिन अब एनडीए के साथ नजर आ रही है अजित पवार के इधर आने के बाद। आप कैसे इसका सामना? इधर भी एनसीपी है, उधर भी एक एनसीपी, बिल्कुल। इधर भी अजित, एक शरद पवार गुट, एक अजित पवार गुट, और अजित पवार गुट के बृजमोहन जी हमारे साथ हैं। गौरव, डेमोक्रेसी है जी। हम लोग एनडीए के साथ नजर नहीं आ रहे, हम एनडीए के साथ हैं। अच्छा, देखिए कि बात बहुत स्पष्ट है। आईएनडीआईए के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो वाकई वो जनता के बीच में कह सकें, कर सकें। अभी अगर आईएनडीआईए के लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 15 अगस्त 2022 का जो भाषण था वो अगर उन्होंने सुना होता, जो लाल किले से उन्होंने कहा था, जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त किया था, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हमको इसके प्रति, नारी के प्रति गंभीर होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने 5 प्रण की बात की थी, और उसको इन लोगों ने सुना होता तो मैं सोचता हूँ आज इस प्रकार। आपने शरद पवार को सुना कि नहीं सुना? वो भी तो मणिपुर में हुई हिंसा का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं सरकार जवाब दे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आदरणीय शरद पवार जी जो कह रहे हैं वो उनका अपना मत है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ वो आपकी पार्टी का मत नहीं, अजीत पवार साहब की तरफ से बात कह रहा हूँ, और हम एनडीए के एक घटक दल के रूप में सारी बात कह रहे हैं। और हमारा पूरा ये विश्वास है कि इस मौके पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मत है मणिपुर को लेकर और खास तौर से दिल्ली के बिल को लेकर, मैं सोचता हूँ वो बिल्कुल अद्भुत है और उसको सारे लोगों को समर्थन देना चाहिए। ये लगातार हम लोग इसके पहले। एक सवाल समीर, हमें लगता है उन लोगों से भी देना चाहिए। देखिए, एनसीपी में 2 गुट हो गए, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ना इधर है ना उधर हैं, इनका मत किधर है, ये भी बहुत जरूरी है। और हमारे साथ उन पार्टियों के प्रवक्ता हैं जिन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि वो एनडीए को दे रहे हैं समर्थन या इंडिया को समर्थन दे रहे हैं। और सतीश प्रकाश है, दलित चिंतक है और बीएसपी को समर्थन देते हैं, बीएसपी के लिए आवाज टीवी बहसों में उठाते हैं। सतीश जी, बीएसपी के पास 10 सांसद हैं, किधर जाएगी बीएसपी अविश्वास प्रस्ताव पर? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जिस व्यवस्था को लेकर के आया है, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सरकार का जो पक्ष होना चाहिए, सरकार मुद्दों से भाग रही है। अगर मणिपुर को लेकर के, ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत की जनता ने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के होने के बावजूद भी बीजेपी के नेता का होना अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। मणिपुर भारत का हिस्सा है और भारत के प्रधानमंत्री को उसके ऊपर बयान देने से बिल्कुल नहीं भागना। तो आप ये तो नहीं बताएंगे कि बीएसपी किधर जाएगी, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि बीएसपी को किधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए? देखिए, हम कहां हैं,
हम कहाँ हैं और जहां हमको होना चाहिए हम वही हैं। कहाँ हैं आप? ना आप इधर है ना उधर है, कहाँ हैं आप? भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है कि भारत में आज तक सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ है, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। अरे अभी अविश्वास सुनिए ना, प्रस्ताव पर आप अरे किधर सुनिए हैं? ना, देश की आजादी के इतने दिनों बाद भी देश सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हुआ है। कहीं ना कहीं इस देश में सामाजिक सर ये जो बहस है ये बहस बहुत डीप की है। अभी टीवी बहस में ये तय नहीं हो सकता। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ बीएसपी का स्टैंड किधर, एक बार जवाब दीजिए। समीर के पास जाना है। बीएसपी इधर या उधर, किधर है? देखिए बहुजनों की अगर आवाज है, बीएसपी बहुजनों की आवाज है, ऐसे पक्ष में मान्यवर काशीराम जी क्या कहते हैं, बाबा साहब क्या कहते हैं, दलितों की राजनीति करने वाले लीडर्स को कभी भी भावनात्मक नहीं होना। तो आप इंडिया के साथ हैं? मेरी बात सुनिए। देखिए दुर्भाग्य है कि इस देश में दो भारत हैं। अरे एक सतीश भारत, प्रकाश जी, सुनिए, आपने पूरी सुनिए, कहानी सुनिए। बता दी, पूरी कहानी मेरी बता बात दी। सुनिए, गौरव के आप सवाल मेरी का बात जवाब सुनिए। आपने नहीं दिया अरे हम कि बीएसपी है किस सुनिए, तरफ। ये बताइए, एक मिनट संजय सराफ साहब, सुनिए, मेरी बात एक मिनट नहीं, अब नहीं अब संजय सराफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रुकिए। आपकी मुसीबत है क्या? आपकी मुसीबत है क्या? आप तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये भी अपने आप में एक पशुपेश वाली स्थिति है क्या संजय सराफ साहब? जो लोग ना इधर हैं ना उधर हैं, उनके सामने दिक्कत है क्या? अपना स्टैंड क्लियर। पहले इनको बताइए ये प्रवक्ता है भी क्या? बीएसपी में नहीं है। नहीं, वो बीएसपी में प्रवक्ता ही नहीं है। बीएसपी का पक्ष रख रहे हैं। नहीं, पक्ष रखना अलग बात है। क्या ये ऑफिशियल प्रवक्ता है कि आज से 10 साल से हमारे साथ भी आता है? ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है। सुनिए कहीं प्रवक्ता ही नहीं है तो हम क्या इनकी बात आप कर रहे हैं? मेरी और बात तो दूसरी रही सुनिए। बात, बीएसपी ने लेकिन अभी क्लियर नहीं किया ना अपना स्टैंड। बीएसपी यहाँ आपके बीच में थोड़ी क्लियर न करेगी। आप पीछे डाटा देख कर ऑन दैट बेसिस, यानी आपको उम्मीद है कि बीएसपी इधर आ जाएगी एनडीए में? हमारे साथी है, वो बाहर कहाँ है? वो तो ये बेचारे बोल रहे हैं बाहर से, वो हमारे साथ ही, हमारे से बाहर है नहीं। वो बाहर, वो तो एनडीए में, वो एनडीए में, किसके साथ है? कब तक थे आप साथ में? सुनिए, अरे जाओ अपने चाचा से जाकर के सवाल वो इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं ना क्योंकि एलजेपी भी तो दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है हुजूर। दोनों साथ हैं, दोनों एनडीए में है। हनुमान बने घूम रहे हो। एनडीए में हमारा यूनियन माननीय पशुपति पारस जी भी एनडीए में है। पूरा एलजेपी, आरएलजेपी, एलजेपी रामविलास सब पार्ट एंड पार्सल एक है। एनडीए में एक परिवार है, कोई कहीं पर आपत्ति नहीं। आपत्ति इनकी है, इनको अपना फेस दिखाना पड़ेगा। कहां पर है ये? ठीक है समीर हमारे पास सीमा जी हैं। देखिए सीमा जी, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो गई है। कंफ्यूजन क्या हो गई? आप भी एनसीपी से हैं, ब्रजमोहन जी भी एनसीपी से हैं। वो कह रहे हैं हम एनडीए में हैं, आप कह रही हैं हम इंडिया में हैं। एनसीपी है किधर अविश्वास प्रस्ताव पर? देखिए हम इंडिया के साथ हैं और हमारी ओरिजिनल पार्टी है शरद पवार जी की, और कुछ लोग पार्टी छोड़ के उधर गए हैं तो मैं उनको एनसीपी नहीं मानती। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार जी हैं। और आप बहुत देर में मेरे पास आए तो मुझे थोड़ा बोलने का मौका देगिएगा। बोलिए मैम। मैं बहुत देर से सुन रही हूँ जिस तरह की संवेदनहीन बातें यहाँ पर हो रही हैं। मैं सभी को प्रवक्ताओं को सुन रही थी उधर के। एक कह रहे हैं मुझे मुस्कुराहट आ रही है, एक कह रहे कि बहुत पुरानी समस्या है, ये तो मणिपुर ऐसे ही चलता रहना चाहिए। बहुत दुखी हृदय से मैं ये बात कर रही हूँ कि शायद मणिपुर के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एक कह रहे हैं कि हम एनडीए के घटक हैं इसलिए हम शरद पवार जी की बातों से वो अब इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ऑल्दो हमेशा कहते हैं कि हम शरद पवार जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये सब, पर शायद वो शरद पवार जी के उसूलों को भूल गए। जिस तरह में कि वो हमेशा हमें यही सिखाता है कि 80% हमें जनता के लिए काम करना है और 20% हमें पॉलिटिक्स करनी है। तो टोटली हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ सकते कि हम एनडीए के घटक हैं या किसके घटक हैं, तो इसलिए हमें मणिपुर पे कुछ नहीं बोलना है। और अविश्वास प्रस्ताव के लिए देखिए कौन सी आप एक ऐसा नैरेटिव जो चलाया जा रहा है कि हम चर्चा नहीं चाहते, हम एक 267 के अंदर एक विस्तृत चर्चा चाहते थे जो अब हो रही है। और इससे हम लोग ये 2.5 घंटे में इतनी बड़े इशू को आप खत्म कर देगा। और ये कहना कि हाँ वो तो मैम मतलब तो यही हुआ ना कि केवल प्रधानमंत्री, क्योंकि वो 267 में राजी नहीं थे, आप 176 में राजी नहीं थी, तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो हम सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले, और अगर हम अपने मुखिया से ये चाहते हैं कि वो बोले इन ज्वलंत मुद्दों के ऊपर, क्या आज हमें क्या हम लोग का हृदय तो बहुत दुखी है। देखिए हमें नहीं चाहिए विश्व गुरु। ठीक है, ये ऑपोजिशन खुलकर बात करता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए ही इसलिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बोलना पड़े। एनडीए का खेमा देखिए काफी मजबूत नजर आ रहा है। श्याम सुंदर शरण जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम के स्पोक्स पर्सन हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हम के। ये बताइए आप लोगों का रुख जो एनडीए की तरफ है, एनडीए के पूरी तरह से साथ आप हैं, ये बार बार आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन जिन मुद्दों को उठा रहा है वो गंभीर नहीं लगते आप?
देखिए एनडीए के साथ हम पार्टी नहीं हैं, एनडीए के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो पूरा देश है। ये तो इसका प्रमाण है कि वो 303 के साथ खुद और 329 के साथ देश के प्रधानमंत्री 9 साल से। कांग्रेस पार्टी की आपस में बहस नहीं, कांग्रेस आपस में पार्टी की उनकी बात दब जाएगी, उनकी बात दब जाएगी। उनको देखिए बोलिए। उनकी दिक्कत यही है, इंडिया में कितने डॉट उन्होंने लगा दिए, हर अक्षर के बाद एक डॉट लगा दिया। पहले ही देश को 3 भाग में बांट दिया, अब जो है इंडिया को 5 भागों में बांटने की उनकी तैयारी है और उनकी साजिश है। मणिपुर उनकी साजिश है। मणिपुर इंडिया की साजिश है। मणिपुर कांग्रेस की साजिश कांग्रेस की आज से नहीं 1949 से है और इसका प्रमाण है कि मणिपुर में कितनी बार 6 महीने तक कर्फ्यू रहा है और वो आज भाषण दे रहे हैं। यानी आपको लगता नहीं कि मणिपुर पर नहीं। गंभीर चर्चा होनी चाहिए, ज्यादा देर तक दीर्घकालिक चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। सपा के मुलायम सिंह यादव मरहूम नेता पर भी चर्चा होनी, जिन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कियों के प्रति उनकी क्या संवेदना थी। आज चर्चा होनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड को बताना चाहिए कि बिहार में ऐसी कितनी घटनाएं हुई। राजकुमार भाटी इस पर जवाब देना चाहते हैं। जरूर भाटी और अखिलेश दोनों जवाब दें। राजकुमार भाटी छोड़े, ठीक है। मैं एक टिप्पणी तो ये करना चाहता हूँ जी कि आपने ये कह के शुरुआत की कि एनडीए बहुत मजबूत नजर आ रहा है और इनकी मजबूती की पोल अगले ही वाक्य में खुल गई। आपको ये बताना पड़ता कि किस पार्टी का नेता कौन है और किस नेता की कौन सी पार्टी है। शहजाद भाई भी नहीं बता सकते, अपने गठबंधन में 10 पार्टियों में नाम और उनके नेताओं के नाम बताते और मैं एक सांस में 10 के नाम बताता हूँ। इधर जो हैं सब जनाधार वाले लोग हैं, चिरपरिचित लोग हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उनको जानती है। उधर अपना पर्चा दे रहे हैं कि कौन सी पार्टी से आए हैं, किस प्रदेश से आए हैं। इनकी मजबूती तो इसी में दिखाई दे जाती है। तो हम तो थोड़े परदेसी वाला हाल है ना, कब और मुद्दे का जवाब नहीं देंगे, इधर उधर घुमाएंगे। इधर से देखिए एनडीए के खेमे से आ रहा है जवाब। जी एनडीए से जवाब आ रहा है। समाजवादी पार्टी हैं, हाँ। इनको पूछना चाहिए कि ये केवल ब्रांड वैल्यू जानते हैं। इनको जो अडानी अंबानी पर ये वार करते हैं, आज ये केवल ब्रांड वैल्यू, जिनके साथ जनता खड़ी है या जो गरीब है, जो गरीब कमजोर की राजनीति करती है, उनका ये मजाक कैसे उड़ाते हैं? नहीं, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के यहाँ पर दयाराम भार्गव जी भी मौजूद हैं और जिक्र हो रहा है बार बार अखिलेश यादव की पार्टी का। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्या? बता दें, लोग जानते नहीं है। मैं अपने बड़े भाई राजकुमार भाटी जी से जानना चाहता हूँ। भाटी साहब कह रहे हैं आपकी पार्टी को कोई जानता नहीं। सुन लीजिए, वो तंज उनका है, मैं स्वागत करता हूँ इसलिए कि भाटी हमारे बड़े भाई हैं, हम कई डिबेट में साथ रहे। आप नहीं, वो कह रहे हैं आप कभी इनके साथ भी थे। भाटी भैया सुनिए, अरे भाटी भैया मैं विधानसभा, अरे भाटी भैया सुनिए तो सही भाई, सहयोग किया। अरे सुनिए तो, आभारी हूँ। यही तो बात है, यही बात है हमारे भाई का। आप बड़े भाई सम्मानित है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की बात करती है, जब हम गाँव गरीब किसान मजदूर नौजवान वंचित समाज की बात करते हैं, जब अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी हम चर्चा की बात करते हैं, उसके हक अधिकार की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के पेट में मरोड़े शुरू हो जाती हैं, दर्द शुरू हो जाता है। मुखिया जी कहते हैं समाजवादी पार्टी। यहाँ तो सवाल ये है कि मणिपुर के दर्द से आप वाकिफ हैं या नहीं है? मैं वही आ रहा हूँ, बताओ हमें दर्द नहीं होगा। भाटी जी मैं वही आ रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जो इंडिया बना है वो कंफ्यूज है। उसका कारण ये है कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ अपने आकार को कारण में तब्दील इकट्ठा हुए। हम ये जानना चाहते हैं, जिस आम आदमी पार्टी ने, सुन लीजिए समीर भाई, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 2013 में पानी पी करके बिजली का तार काटा, भ्रष्टाचार बिल्कुल करके, महाराज हो गया। आप सुन लीजिए, पानी पी कर तो आप भी कोसते थे भाई बीजेपी को। जी अखिलेश जी मैं आ रहा हूं अखिलेश जी। किसी ने इधर से कहा कि जो मणिपुर में हो रहा है वो कांग्रेस या विपक्ष के इंडिया के लोगों की देन है। डबल इंजन की रोजाना दम्भ से अपनी बात करते हैं। अब दोनों जगह डबल इंजन है। डबल इंजन के बाद भी अगर ये विपक्ष का रोना रो रहे हैं तो इन दोनों लोगों को तो पहले सरकार को बर्खास्त करके इनको बाहर कर देना चाहिए और या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो एकदम भरते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आज के तारीख में डबल इंजन का मतलब है लूट, हत्या। ये कह रहे हैं डिफेक्टिव इंजन, देखिए डिफेक्टिव इंजन है। आप देखिए हरियाणा में जो हुआ वहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है। ये डिफेक्टिव इंजन जो है वो पूरे देश को बर्बाद कर दी है। अब सर आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ हैं। एक इंडिया का ही पक्ष है ये। जब तक बिना माइक लिए नहीं बोलूंगा। नहीं सर, इंडिया का पक्ष है, बोलिए सर। माइक हम किसी को नहीं दे सकते। 24 लेकिन यहाँ पर अखिलेश जी ने बोला है तो यहाँ पर शहजाद उसका जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद देखिए, डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आप राजस्थान छत्तीसगढ़ से कैसे मिलवा सकते हैं मणिपुर
मणिपुर को। इनकी सरकार का मॉडल ये था कि इंजन चेहरा कोई और था, पर इंजन चलता था 10 जनपद से, तो इनको तो पता ही नहीं है इनका इंजन कहाँ था और कौन गाड़ी चला रहा था। पर छोड़ दीजिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा की पूरी हिंसा में आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद, जैसे ताहिर हुसैन का नाम आया था वैसे उसको गिरफ्तार किया गया है। वो समर्थन में है कि खिलाफ है कि शिव भक्तों पर पत्थर चलाए गए। IUML इनका साथी है, ये कहते हैं अपने नाम को इंडिया लगाते हैं, इंडिया तो है नहीं वैसे। IUML के साथियों ने इनके हिंदुओं के खिलाफ नारे लगवाए मरवाने के, उनको कासरगोड में क्या स्टैंड है उनको बताइए। आंबेडकर जी की बड़ी बड़ी बातें करते, 370 हटने का आंबेडकर जी ने समर्थन किया था और आंबेडकर जी ने कहा था कि वाल्मीकियों को अधिकार मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर में। आज वो आंबेडकर जी के साथ है, खिलाफ है। और देखिए गजब का अलायंस है, नाम में जो भी रखा हो, स्टैंड इंडिया का चरित्र वाला है कि नहीं। 370 पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है और कांग्रेस का स्टैंड क्या है, बताइए। जवाब अखिलेश जी। इनका जवाब उसे शर्म के मारे इनको डूब पहले माना। जिनका जवाब इनके डिप्टी सीएम ने दे रखा है। अपनी सरकार की नाकामियों पे रोजाना वो बयान दे रहा है इनका डिप्टी सीएम। राजेंद्र गुड्डा का बयान याद है? डिप्टी सीएम का बयान याद है? इनका राजेंद्र गुड्डा का बयान याद है कि उसमें आपको एमनीसिया हो गया। ठीक है, शहजाद जवाब बोल रहे थे तब अखिलेश जी चुप थे, उनका जवाब तो 10 सेकंड में नहीं अभी एक लाइन और जोड़ दें, जोड़ लीजिए। राजेंद्र गुड़ा ने दिव्या मदेरणा ने महिला सुरक्षा के बारे में राजस्थान की पोल खोली। आप बताइए, रेड डायरी किस हो गई कोट पहन कर आए। हो गया, आप बीच में मत बोलिए। देखिए, वहां का डिप्टी सीएम खुद बता रहा है कि सरकार कितनी निरंकुश है, किस तरह से सांप्रदायिकता का जहर बो रही है। कैसे वहां का होम मिनिस्टर से पूछा गया सवाल, उवीद साहब पता नहीं कौन मिनिस्टर, हमने देखा उनको टीवी पे, कह रहे पूरा कमेंट मुख्यमंत्री पे, आप उनसे पूछिए, उनको पता होगा। अरे भाई, तुम सिर्फ लूटने के लिए हो, सांप्रदायिकता के लिए सत्ता में बैठे हो, इस देश को जलाने के लिए बैठे हो। शर्मसार पूरी दुनिया में हिंदुस्तान शर्मसार हो रहा है मणिपुर को लेकर के। मणिपुर को लेकर के पूरी दुनिया में भारत शर्मसार हो रहा है। पूरी दुनिया के वो पूछ रहे हैं हरियाणा के होम मिनिस्टर का नाम बताइए। ये यहाँ पे कोई क्विज नहीं लगा है, मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। विज नहीं है, विज नहीं है वो लंबी दाढ़ी वाले। वो कौन है? वो कौन है वो? ठीक है, चलिए मुद्दे से भटकाए ना, मुद्दे से भटका ना जाए, मुद्दे से भटका ना जाए। और अविश्वास वर्सेस विश्वास की ये जो लड़ाई संसद के भीतर नजर आ रही है, ये टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टीवी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साथ 24 पार्टियों के प्रवक्ता और नेता एक ही स्टूडियो में मौजूद हैं। एनडीए और इंडिया दोनों ही पक्षों की बुलंद आवाजें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष में आपको नजर आ रही है। के पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपना दल के नेता हैं। पटेल साहब, मणिपुर पर ऐसा नहीं लग रहा कि ऑपोजिशन ने मिलकर घेर लिया सरकार को? देखिए, मणिपुर एक बहाना है। मणिपुर के में शांति बहाली के लिए पूरी तरह से एक सेकंड। हमारी सरकार कटिबद्ध है। वहाँ सीबीआई जांच भी लगा दी गई है और शांति बहाली में पूरी तरह से सरकार कटिबद्ध है। एक सवाल अभी उधर से उठा था, 3 महीने तक लॉलेसनेस की स्थिति रही, जमकर हिंसा हुई, इसका जवाब तो आपको देना होगा ना? देखिए, जवाब इसका आपको सदन से लेकर के सड़क तक मिल रहा है। माननीय गृह मंत्री जी वहां गए थे और एक सवाल का उधर से आया था, उसका जवाब मैं पहले दे दूं आपको। जी, जल्दी से। उधर से भाटी जी ने ये कहा कि इधर जो बैठे हैं सब चिरपरिचित चेहरे हैं और उधर जो बैठे उन पार्टियों कोई जानता नहीं है। मैं इनको भाटी जी को बताना चाहता हूं, जिस समाजवादी पार्टी से हैं ये उत्तर प्रदेश से, उसी उत्तर प्रदेश में हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी और 2014 से लगातार सड़क से लेकर संसद तक दलितों पिछड़ों की आवाज उठाती हैं और आज वो कह रहे हैं कि उधर चिरपरिचित चेहरे हैं, इधर के लोगों को कोई जानता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, कम से कम बोलने से पहले सोचना चाहिए। आपके पास चलिए, इस पर आते हैं। नवल किशोर जी, अभी इधर बहुत सारे लोग रह गए। आप ही माननीय आशीष पटेल जी को नहीं जानते लोग रह गए। ठीक है, नहीं विवेक, मेरा सवाल सुनिए। विवेक सीपीआई से हैं और सीपीआई भी इंडिया में है और टीएमसी भी इंडिया में है। उस पर भी कल अमित शाह ने संसद में बोला, लेकिन मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं विवेक आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये अविश्वास प्रस्ताव जो आया है ये इंडिया वर्सेस एनडीए का फर्स्ट राउंड है?
देखिए, सबसे पहली बात आप इस बात को समझिए कि पहला अविश्वास प्रस्ताव इस देश में आचार्य कृपलानी लाए थे, नेहरू जी के खिलाफ लाए थे। नेहरू जी पूर्ण बहुमत में थे, फिर भी उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस तरह के प्रस्ताव लाने से सरकार कटघरे में खड़ी होती है और प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के मुखिया जवाब सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए, मुझे मालूम है, नेहरू जी के नाम से दर्द होता है, आपको तकलीफ होती है ना। देश को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तकलीफ हो रही है, क्योंकि नेहरू की बराबरी तो कर नहीं सकते। अब आप सुने, चाइना ने, अरे एक आदमी पे सब मत चढ़ जाइए भाई, बोलने दीजिए। अब आप सुनिए पहले। अब भाई ऐसा है कि इनका जो प्रोग्राम नेहरू जी के खिलाफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है, सच्चा झूठा, वो फेल हो जाता है। अब पेट में दर्द होता है, जब पेट में दर्द होता है तब ये बात नहीं विवेक, आप अभी सवाल पे रहिए। हमने ये नहीं पूछा कि सवाल अविश्वास प्रस्ताव, एक मिनट सब शांत रहिए। सुनिए, पहला मकसद सवाल सुनिए। हमने ये नहीं पूछा कि यहाँ पर आपका मकसद क्या, मकसद की बात अखिलेश जी से हो गई, भाटी जी से हो गई, आप नहीं आए थे तब। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये अविश्वास प्रस्ताव इंडिया वर्सेस एनडीए का फर्स्ट राउंड है, जिसमें पता चल जाएगा कौन किस पर भारी? देखिए, सीधी सी बात है, मैंने आपको इसीलिए नेहरू जी का एग्जाम्पल अभी दिया था। पूर्ण बहुमत में अगर लोकसभा में है भी एनडीए, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव ये राउंड 1 की शुरुआत हो चुकी है। आप राउंड 1 है? नहीं, आप सुनिए, मैं इसीलिए नेहरू का एग्जांपल दिया था। नेहरू जी ने कहा कि सरकार पूर्ण बहुमत में हो और प्रस्ताव गिर जाए, फिर भी प्रस्ताव का इंपॉर्टेंस है। प्रधानमंत्री कटघरे में खड़ा होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना पड़ता है। समीर, राउंड 1 है। जो सीपीआई की तरफ से सवाल उठाया गया है, एक तो पंडित नेहरू का जिक्र किया गया, उस पर मुझे पता है आप जरूर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं पंडित नेहरू के नाम से इतना दर्द क्यों होता है आप लोग? नहीं, दर्द नहीं होता है, भाषण पूरा करें। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि नंबर नहीं है, प्रस्ताव लाए हैं। सुनने के बाद क्या कहा अविश्वास प्रस्ताव के बाद? उन्होंने कहा कि विपक्ष गुस्सा, ईर्ष्या और देश के सिवा इस अविश्वास प्रस्ताव में कहने के लिए कुछ नहीं है। मानता हूं इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन इतना जल्दी और रह गई अपरिचित चेहरों की बात। मैं भाटी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन बजाय राज्यसभा इनको देने के, जब वक्त आता है तो कपिल सिब्बल को दे दिया जाता है। यह इनका पार्टी का दस्तूर है। गलत बोल रहे हैं। आचार्य कृपलानी ने कहा था कि नाव पर सवारी करते हैं। पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा भाटी जी को दोस्त हैं। राज्यसभा नेहरू जी ने कहा था कि हालांकि ये प्रस्ताव मिलेगा, मैं इसका स्वागत करता हूं। आप चाइना पे चलिए देखिए, अब जाओ, ये फेस ऑफ नहीं है, ये फेस ऑफ नहीं है, 1 to 1 नहीं है। एक मिनट रुके। यहाँ पर समीर जी, यहाँ पर अभी बात हुई थी कि वो जो ना इधर है, देखिए यहाँ पर अभी बात हुई थी कि जो लोग इधर हैं ना उधर हैं। यहाँ पे एक हैं जो उधर थे पहले, अब किधर है ये नहीं मालूम। अकाली दल उधर थे। एक मिनट रुकिए। अकाली दल, जितेंद्र सिंह सोनू, एक मिनट, जितेंद्र सिंह सोनू है। शिवसेना और अकाली दल बीजेपी के सबसे पुराने अलाय थे। शिवसेना में 2 फाड़ हो गया और अकाली दल तो अभी है ही नहीं। तो सोनू जी जरा बताइए, अविश्वास प्रस्ताव पर अकाली दल किधर है? देखिए, अकाली दल, आप ये मत कहिए कि अकाली दल है ही नहीं। अकाली दल अपनी एग्जिस्टेंस नहीं, मैंने नहीं कहा है नहीं, मैं कह रहा ना इधर है ना उधर है, ना इंडिया में ना एनडीए में, ये कहा मैंने। ये जो था, ये एनडीए को सोचना चाहिए था। आज अगर जो सबसे पुराने अलायंस, जो अगर अकाली दल की बात की जाए और आपने शिवसेना की बात की, अगर उस टाइम पे वाजपेयी जी के साथ अगर प्रकाश सिंह बादल जी खड़े हुए, तब गवर्नमेंट फाइल हुई थी, गवर्नमेंट बनी थी। तो आज अगर ऐसे सिचुएशन क्या आ गई है, क्या अहंकार इतना ज़्यादा होना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, या किसी भी लोगों की जो बात है जो दबाई जा रही हैं, जो बातें एक कोई भी लीडर या कोई भी संस्था तब खड़ी होती है जब उसके सलाहकार अच्छे होते हैं। जो ये आपका इंटेंट हो गया। मैं अब आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ, अविश्वास प्रस्ताव पर अकाली दल का स्टैंड क्या है? देखिए, स्टैंड हमारे नेता, वो आपको पार्लियामेंट में आपको पता चल गया सारा। जो एक बार आप क्लियर कर दीजिए ना सोनू जी, क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। बहुत सारे दर्शकों ने हो सकता है वो खबर ना देखी हो, आप क्लियर कर दीजिए आज क्या स्टैंड है। आने वाले वक्त में जो अगर अभी भी जो सरकार की जो मंशा है
चाहे वो अलायंस के जो पार्टनर पुराने रहे उनके साथ जो उन्होंने किया वो, और जो अच्छा एक आखिरी सवाल ले लूं समीर, कुछ खबरें आ रही हैं सोनू जी, सुनिए, इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, 24 प्रवक्ता, पहली बार मैं ये पूछ रहा हूं, क्या जो खबरें आ रही हैं कि अकाली दल एनडीए में फिर जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को समर्थन दे सकता है, बायकॉट करके सरकार को समर्थन दे सकता है, सही है? नहीं, अभी इस चर्चा के ऊपर अभी कुछ भी मैं कहना ठीक है, यानी अभी अकाली दल अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज 24 पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रहा है और यह अपने आप में बहुत बड़ा मौका है और हर छोटी बड़ी पार्टी को बोलने का मौका मिल रहा है, अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। निषाद पार्टी से हमारे साथ इस वक्त एमके तोमर साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप पार्टी के। यूपी में भी तो मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं अखिलेश यादव, कैसे करेंगे सामना? जिनके ऊपर अपने ऊपर विश्वास नहीं हो वो क्या भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। मैंने तो जितने ये उधर से उधर बैठे हुए हैं सभी पार्टी के आदमियों को देखा हुआ है, सभी ने निषादों का इतना शोषण किया है, इतना गुमराह किया है कि आज तक निषाद उभर ही नहीं पाया है। इतना भी ये कोई टाइम बर्बाद करने वाली बात नहीं है। ये अब मैं अविश्वास में विश्वास को मैं समर्थन करता हूँ और चाहे ये कितने भी बड़े बन जाए, ये अब से पूछो की हत्या हुई है, रिजर्वेशन के लिए मांगी, कम से कम 1 टन भेजा होगा और आज तक उसमें कुछ नहीं भी कांग्रेस कर पाई। कम से कम बीजेपी ने हमारा इतना तो विश्वास रखा है कि उस पर कार्रवाई हुई है। ठीक है, अगर किसी पार्टी पर सबसे ज्यादा विश्वास है तो वो है बीजेपी। एनडीए के घटक दल पुरजोर तरीके से कह रहे हैं। अमीर, एक और पार्टी है जिसका बीजेपी पे बहुत भरोसा था, बता देता हूं मैं, जेडीयू से हैं आप। जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं और आज कहां हैं? अगर ये इंडिया है तो इसकी नींव डालने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। नीतीश कुमार ने इंडिया के पहली जो मीटिंग हुई, नीतीश कुमार ने उसको कन्वे किया। अब मेरा ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार का मकसद था एक बड़ा मोर्चा खड़ा करना, वो हो गया? क्या इंडिया अब तैयार है इंडिया को टक्कर देने के लिए? देखिए, सबसे पहले नीतीश जी ने 7 पार्टी की एक सरकार बिहार में पिछले साल चलाई, बनाई और उससे विपक्षी एकता की आवाज इस देश में और तेज उठी और बेंगलोर तक बैठक पहुंची। आपको गौरव जी एक चीज बताना चाहता हूं कि आज 8 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है आज, और आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पे बहस हो रहा है। जनता के दर्द पर, उनकी मांगों पर ये बहरी सरकार, उनकी दर्द पर ये महिलाओं, मणिपुर और महंगाई बेरोजगारी पे ये गूंगी सरकार के ऊपर विपक्ष का प्रहार है। इस देश के उन तमाम मुद्दों पर बात होगी जो वादा करके ये संकल्प पत्र में तो 18 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए और हकीकत में नहीं दिया। कहा बहुत हुआ महिलाओं पे वार, वारे वारे मोदी सरकार, नीरव मोदी भाग गया 7 समंदर पार और सोई रही मोदी सरकार, पहलवानों पर हो गया वार, खामोश रही मोदी सरकार। उस खामोशी, उस बहरेपन, उस अंधेपन, गूंगेपन पर यह सरकार को पूछती है विपक्ष कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि मणिपुर क्यों जला। ठीक है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि मणिपुर क्यों जला। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। संविधान का शपथ लेकर आए थे ये सरकार संविधान का शपथ लेकर आए और धज्जियां उड़ाई संविधान की। 1 मिनट रुक जाइए। बार बार मैं कहते हैं वो 370 का माला 38 एनडीए बना लिया, 38 लोगों की माला जपते हैं। बता इस देश का संविधान का आर्टिकल 21 जो जिंदगी देने का अधिकार देता है, राइट टू डिग्निटी विथ राइट टू लाइफ देता है, उसको धज्जियां उड़ाई। बराबरी का अधिकार जो आर्टिकल 14 देता है उसकी धज्जियां उड़ाई। रुक जाइए अभी गौरव जी, इसी बोलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी पूरी 10 सेकंड लेंगे। इस देश की ये जो 303 के आंकड़े की सरकार संसद में खामोश, बहरी, गूंगी बैठी रही 5 साल से, उसके खिलाफ ये विपक्ष की इंडिया का पूरा विश्वास जो देश में खो चुकी है सरकार, उसका हमला है। ठीक है समीर, इंडिया की तरफ से बहुत मजबूती से आपने अपनी बात रखी। अब एनडीए की तरफ से बीजेपी के शहजाद का जवाब। शहजाद, क्योंकि गौरव गोगोई ने एक और बात कही है चर्चा के दौरान कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। जिक्र मणिपुर से लेकर देश के तमाम इलाकों में फैली नफरत का भी हो रहा है।
देखिए उनके नफरत के बाजार में तो चीनी सामान मिल रहा है। चीन का सामान इस प्रकार का मिल रहा है कि न्यूज क्लिक में विदेशी फंडिंग आई, चाइना की फंडिंग आई, उसका समर्थन कर रहे थे। अच्छा, IUML ने जो नारे लगाए हिंदुओं को मारने के, वो मोहब्बत का सामान है। जो 84 का नरसंहार हुआ जिसपे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वोट लिया कांग्रेस को हत्यारी बताते हुए, वो मोहब्बत का सामान था। और आज उनके साथ बैठ गए हैं। जो शिमपुरा, नेल्ली दंगे हुए, मुंबई के दंगे हुए, जो अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे दंगे हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी लिप्त थी। ये मोहब्बत का सामान है। अब मेरी बात हो जाने दीजिए और बार-बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी समीर जी, बार-बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक बार डिस्टर्बेंस रोक लीजिए। जी अब देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक सेकंड, मुझे बड़ी खुशी हुई कि लेफ्ट पार्टी के लोग नेहरू वंदना करने लगे। अरे नेहरू जी ने पहली सरकार को लात मार के निकाला, नंबूद्रीपाद की सरकार थी। पहली सरकार जिसको नेहरू जी ने 356 का इस्तेमाल करते हुए लात मार के निकाला, वो नेहरू जी की सरकार थी। जदयू वाले आरजेडी के गोद में बैठ गए जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते थे। अच्छा देखिए, इन्होंने एक बात सही कही। एक सेकंड, गौरव जी प्लीज गौरव जी मेरी बात होने दीजिए। क्या तरीका है ये? मेरी बात हो जाने दीजिए, रुक जाइए। हाँ, वो ऐसे ही चीख रहे। इन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ, एक सेकंड प्लीज समीर अब्बास, अनुशासन से डिबेट हो। 15-20 सेकंड अनुशासन से। अभी इन्होंने एक बात कही, अभी किसी प्रवक्ता ने कही कि यहाँ पर चित परिचित कोई नहीं। हाँ, ये मांझी जी की पार्टी है, गरीब तबके वंचित समाज से आती है, तो ये चित परिचित नहीं है। निषाद समाज से, जो केवट प्रभु श्री राम की नाव चलाने वाले केवट की पार्टी से आते हैं, तो उनको बोलते हैं चित परिचित नहीं है। जो पार्टियां यहां पर बैठी है उनको चित परिचित बोलते हैं। और इनका चित परिचित होना क्या है? इनके कारनामों की वजह से चित परिचित है। एक ने देश के गौ माता के चारा को लूटा, एक ने 16 लाख करोड़ को लूटा, एक ने वंशवाद के नाम पर, पूरी पार्टी केवल एक वंश के नाम पर चलती है, इसीलिए ये चित परिचित है। और आप मान्यवर, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। हो गया। ये बार-बार बीच में बोले जा रहे, क्या तरीका है? अखिलेश जी जवाब देंगे। अखिलेश जी, हम भी शहजाद एक मिनट, शहजाद अपनी बात पूरी करते हैं, फिर अखिलेश जी जवाब देंगे। जल्दी एक वाक्य। इन्होंने अभी गौरव गोगोई का बयान आपने पूछा। बिल्कुल, मैं गौरव गोगोई की पार्टी और आम आदमी पार्टी से पूछ रहा हूं, 84 का दंगा ये मोहब्बत का सामान था या ये नफरत की दुकान थी? और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हत्यारी मानती है सिखों का या नहीं मानती है? बताइए। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन। विवेक एक मिनट जल्दी से। शहजाद बार-बार कह रहे, पूरा देश जानता है कि दंगों पे और लाशों पे सरकार बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां चुनाव हारते वहां दंगा। ठीक है। एक मिनट शहजाद एक मिनट। शहजाद, अभी बहुत सारे प्रवक्ता जिनसे बात नहीं हुई, शिवसेना, उद्धव गुट और आरएलडी। अकाली दल को पूछिए अकाली दल से कौन जिम्मेदार था? मैं पूछ लूंगा। अकाली दल बोलेगा इस पे, कौन जिम्मेदार बोलेगा? दिल्ली दंगों का जिम्मेदार? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली दंगे जो थे वो कांग्रेस का उस टाइम का प्रायोजित पूरा दंगा था। ठीक है, कांग्रेस का प्रायोजित दंगा था। एक मिनट, अखिलेश जी यहाँ पर जवाब देना चाह रहे हैं। अखिलेश जी से बोल लीजिए। जी अखिलेश जी, शहजाद ने जिन बातों का जिक्र किया, कहा गया चीन का सामान इंडिया में बिक रहा है। बेचवा कौन रहा है? एक सेकंड। हाँ, वो सारा जवाब दे रहा हूँ। अरे थोड़ा धीरज रख लें, थोड़ा धीरज रख लें। अरे भाई अजय जी एक मिनट। जी बोलिए प्लीज एक करके एक मिनट। अजय, चीन के एजेंट बैठे थे यहाँ पे। नहीं एक मिनट शहजाद, आपने एक सेकंड से बात कर लेंगे। हाँ ठीक है एक मिनट। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है। देश विरोधी खबरों के लिए फंडिंग की जा रही है, चीन मदद कर रहा है, ये आरोप। अखिलेश जी जल्दी से। निश्चित रूप से पीएम केयर फंड में देश विरोधी फंड आया है। जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज के देश हैं, जिनकी हरकतें ऐसी है, वो आया है। हिंदुस्तान में ब्लैक लिस्टेड चाइना की कंपनियों को ठेका दिया गया है, भारी ठेके दिए गए। आज भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं और लाखों करोड़ का चीनी सामान मोदी जी की कृपा से भारत में बिक रहा है। वो हमारे सीमाओं पे घुस पे बैठे हैं और ये कहते हैं चीन ने कहीं घुसा था। न घुसा है न घुसा हुआ। देश विरोधी खबरें कांग्रेस की साजिश है, प्लांट की जा रही है देश में सरकार के विरोधी खुद ही सरकार है। सरकार देश विरोधी जो चीन में सबसे ज्यादा प्रिय जो है, चीन में सबसे ज्यादा प्रिय मोदी जी हैं। चीन घुस आता है और मोदी जी कहते हैं न कोई घुसा था।
शहजाद एक मिनट, ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये क्या दिखा रहे हैं? एक मिनट अगर इनसे पूछिए, एक सेकंड, इनसे पूछिए कि चाइना के साथ एमओयू किसके साथ है? आरजीएफ में चाइना का चंदा आया कि नहीं आया? चाइना का धंधा इन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं किया? चाइना का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अरे आप इस बात का जवाब विवेक दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, एजेंडा है, विवेक दे रहे हैं, इन्हीं का एजेंडा है। विवेक दे रहे हैं। अच्छा एक बात सुनिए, एक बात 100 वर्ष की जब सीपीसी की एनिवर्सरी हुई तो लेफ्ट के नेता बैठे थे उनके साथ 2021 में, ये बोल रहे हैं। अरे खून देने की बात आई 62 के युद्ध में तो इन्होंने वीएस अच्युतानंदन को निकाल दिया पार्टी से, पॉलिट ब्यूरो से निकाल दिया। जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, हो गया बहुत ज्यादा उत्तेजना में शहजाद पुनावाला आ गए हैं। सीधी सी बात है, चाइना चाइना हल्ला मचाओ और अमेरिका की दलाली करो, अमेरिकी कंपनियों को लाओ, दलाली करो, माल बिकवाओ, 100% एफडीआई के नाम पे दलाल बन के यूरोप और अमेरिका को विदेश बेचो। विवेक, यहाँ से सवाल उठा है कि चीन के खिलाफ आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्या? एक मिनट, चीन की इतनी साजिशों के बाद भी आप चीन के खिलाफ नहीं बोल रहे? ये सत्ता में बैठे इनसे बोलवाइए। ठीक है, होल्ड ऑन, रुकिए सर, रुकिए, ठीक है, रुकिए। हमारे साथ संजय गुप्ता हैं, शिवसेना उद्धव गुट के हैं। शिवसेना भी उधर ही थी, मतलब 1 2 3 4 इतने लोग हैं, जब उधर ही थे सब इधर आ गए। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव पर आपको लगता है जो आप बात कहना चाहते हैं वो कन्वे हो जाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक फिल्म में ना एक गाना है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तो वो कह रहे हैं आपकी आवाज इतनी दब क्यों गई, जोर से क्यों नहीं बोल रहे? अरे माइक पे बोलना है आपको, मुझ पे नहीं बोल रहा हूँ कि एक फिल्म में गाना है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। आपके नंबर इधर से क्या आवाज आ रही है? नंबर नहीं है। देखिए उद्धव ठाकरे को अपनी हिस्ट्री पीछे देखनी थी। बाला साहब ठाकरे कैसे चल रहे थे, वो कांग्रेस के बारे में क्या बता रहे थे? बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के बारे में क्या बताया? जिस गोदी में बैठे हैं आप, जिसकी गोदी में बैठे हैं बाला साहब ठाकरे को पूरा देश पर्टिकुलरली 80 करोड़ हिंदू उसको इज्जत देते थे। ठीक है, जवाब जी, बोलिए। इनके नंबर और हमारे नंबर नहीं कि आप अंदर से कुछ और सुनिए, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रुकिए सुनिए तो सही, एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं जा रही है, कहेंगे या जवाब तो सुनिए है जी, बात हो जाने दीजिए। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से तो संविधान के चोर नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो संविधान के चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में है। यही बजाते रहो, यही काम आएगा। वहाँ एनसीपी आज आपने 2 कर दिए, बताएंगे ना दूसरे के विधायकों का। बाला साहब शिवसेना भी 2 हो गई अब तो। ठाकरे को बताइए सावरकर सही साथी है, ठीक है, नहीं दे रहे यार, मतलब ये विपक्ष की बताइए सावरकर की आवाज को दबा देना चाहते हैं। भाई विपक्ष की आवाज को दबा देना चाहते हैं, आवाज उठ रही है, इसीलिए क्या चाहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि हम कुछ बोल सके। अपने शिवसेना के भाई से एक मिनट, शिवसेना के भाई पे एक गाना मुझे भी याद आया। अच्छा, गाना इधर भी याद आया, क्योंकि ये एनडीए है भाई, टुकड़ा नहीं है, इकट्ठा है। सुनिए गाना, सुनिए भाई, गाना सुनिए। एक गाना अभी थोड़ी देर पहले बिहार में चला था कि बंबई से गई पूना, पूना से गई पटना और फिर भी ना मिला। आगे ये लोग बिहार में तय करते हैं, बंगलोर में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाने वाले हैं। हमको बता दिए इस गाने में दूल्हा कौन है, जवाब दीजिए, सहबाला कौन है? दूसरा गाना की बात बता दूं, सहबाला और दूल्हा में इतनी लड़ाई है, अभी आप 24 का चुनाव तो आने दी। अरे तो दूल्हा तो वापस आ गया भाई। राजीव शर्मा है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के लीडर हैं। राजीव भाई, आप भी इसी खेमे में हैं जो ना उधर है ना इधर है अभी फिलहाल क्यों बोल रहे हैं? आगे कोई प्लान है क्या? अभी आदरणीय राजा साहब से कोई आदेश नहीं आया है, हाँ, इस वजह से इसके राजा साहब से आदेश नहीं आया है, तो आपका क्या कहना है? एनडीए या इंडिया, किधर? एनडीए पर्सनल। देखिए, इनका पर्सनल तो इन्होंने एनडीए चुन लिया है। ये पहली पार्टी है खेमे में जिसने एनडीए चुन लिया है। आपकी कुर्सी क्या एनडीए की तरफ लगाई जाए? और बदल गया है, लाइव स्टूडियो में खेमा बदल गया है, यहाँ लगाइए। राजीव भाई, पहली बार समीर टीवी चैनल पर वो शख्स जो ना इधर था ना उधर था, उसने खुलकर बोल दिया कि मैं एनडीए में हूं और कुर्सी इधर आ गई है।